भारत की आजादी को 3 से ज्यादा दशक गुजर गए, लेकिन अब भी स्वतंत्र भारत के आसमान पर तरक्की की कई कहानियां लिखी जानी बाकी थी। जैसे आज भले ही 4 पहिया कार तक आम आदमी की पहुंच बन चुकी है, लेकिन 40 साल पहले इस सपने के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता था। फिर गौरव भरे वो सारे पल सामने आए जब भारत की अपनी कार मारुति ने बाजार में दस्तक दी। इसी दौरान टीवी की दुनिया रंगीन भी हुई और 1982 में रंगीन टेलीविजन ने दस्तक दी और एशियाई खेलों के रंगीन प्रसारण ने लोगों का दिल जीत लिया। 1983 का साल भी उपलब्धियों को लेकर के आया, जब भारत ने दुनिया भर को चौंकाते हुए क्रिकेट के मैदान पर झंडा गाड़ दिया। भारत क्रिकेट का विश्व विजेता बन गया। कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने कमाल कर दिया। सफलता की ये गाथा अंतरिक्ष में भी दिखाई दी। विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष से भारत लगता है सारे जहां से अच्छा। आजाद हिंदुस्तान की सड़कों पर भारत में बनी छोटी फैमिली कार का युग 1983 में शुरू हुआ। मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से शुरू हुई कंपनी मारुति सुजुकी ने सबसे सस्ती कार लॉन्च की। ये कंपनी भारत सरकार और जापान की सुजुकी मोटर कंपनी के बीच एक ज्वाइंट वेंचर के तहत शुरू की गई थी। मारुति सुजुकी ने 14 दिसंबर 1983 को मारुति 800 की डिलीवरी शुरू की। खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले 10 लोगों को कार की चाबी सौंपी। मारुति सुजुकी की पहली कार इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी हरपाल सिंह को सौंपी गई। मारुति की लॉन्चिंग के लिए 14 दिसंबर का दिन इसलिए भी चुना गया क्योंकि उसी दिन संजय गांधी का जन्मदिन होता था। संजय गांधी ने ही सबसे पहले मारुति का सपना देखा था और भारत की मिडिल क्लास फैमिली कार का प्रोटोटाइप पेश किया था। उन्नीस सौ 1980 में संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत के बाद भी संजय का सपना परवान चढ़ता रहा और आखिरकार मारुति सड़कों पर आ गई। 80 के इसी दशक में आजाद हिंदुस्तान में रंगीन टेलीविजन की क्रांति हुई। स्वर्णिम अक्षरों में 1982 की वो तारीख दर्ज है जब पहली बार दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट से कलर यानी रंगीन हुआ था। भारत में पहली बार रंगीन प्रसारण का फैसला देश में होने वाले एशियाई गेम्स को देखते हुए लिया गया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का असर ये हुआ कि रंगीन टीवी को ही संपन्नता की पहचान माना जाने लगा। 1983 में क्रिकेट की दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया। हरफनमौला कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतकर विश्व विजेता बन गई। भारत जब टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गया था तब किसी को भी भरोसा नहीं था कि क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स मैदान में कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया विश्व विजेता बनने जा रही है। 1980 का ये वो दशक था जब हर ओर हिंदुस्तान के जय घोष की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन तभी 1984 में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। आयरन लेडी कही जाने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उनके अंगरक्षकों ने ही उनकी जान ले ली। पूरा देश शोक में डूब गया। इस सदमे से देश अभी उभर भी नहीं पाया था कि भोपाल गैस त्रासदी की विभीषिका ने देश को एक और बार झकझोर दिया। जहरीली गैस के रिसाव ने हजारों लोगों की जान ले ली। इतिहास के पन्नों को पलटने पर आजाद हिंदुस्तान का वो स्याह दिन भी याद आता है जब शोक की लहर में डूबे राष्ट्र ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आंखें आंसुओं से तरबतर थीं, गले रुंधे हुए थे। आम हो या खास, हर शख्स सदमे में था। किसी को यकीन नहीं आया कि इंदिरा गांधी नहीं रही।
31 अक्टूबर 1984 को सुबह करीब 9 बजे इंदिरा गांधी पर उनके ही 2 अंगरक्षकों ने गोलियों की बौछार कर दी। इंदिरा गांधी को तुरंत एम्स ले जाया गया। करीब 4 घंटे बाद दोपहर 2 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाने वाला एक हत्यारा बेअंत सिंह मौके पर ही मारा गया, जबकि दूसरा हत्यारा सतवंत सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा गांधी के हत्यारे उनसे कथित तौर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। इंदिरा के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। और अब बात 1990 की, जब देश में पिछड़ों को आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला किया गया। तब देश में वीपी सिंह की सरकार थी, जिसने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पर मुहर लगा दी। 1990 में ही कश्मीर घाटी कश्मीरी पंडितों की चीखों से थर्रा उठी। आतंकियों ने यहाँ खून की होली खेली। अपने ही घर में कश्मीरी पंडित बेगाने हो गए। रातों रात उन्हें पलायन करना पड़ा। अगले साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। राजीव देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे थे। वो कांग्रेस के लिए तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब लिट्टे के आतंकियों ने उन पर आत्मघाती हमला कर दिया। एक तरफ भारत के सामने चुनौतियों का पहाड़ था, तो दूसरी तरफ कुछ नया करने का वक्त भी आ चुका था। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत के बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया। ये कदम उदारीकरण का था। 1992 की बात करें तो इस साल की सबसे बड़ी घटना अयोध्या में बाबरी ढांचे का विध्वंस था। यहाँ कार्ड सेवकों की भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और फिर उसे रोका नहीं जा सका। गुस्साई भीड़ ने बाबरी ढांचे को ढहा दिया। ढांचा ढहाए जाने के बाद देश ने कई तरह की चुनौतियों को झेला। इसमें एक था मुंबई सीरियल ब्लास्ट, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई, तो 1400 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अंडरवर्ल्ड और आतंकियों ने मिलकर ये धमाके किए थे। भारत अब तेजी से बदल रहा था और इसी बीच 1995 में हिंदुस्तान में इंटरनेट की शुरुआत हुई और इसके साथ ही भारत सूचना क्रांति के नए युग में पहुंच गया। उन्नीस 1990 का साल पिछड़े वर्ग की जातियों को आरक्षण देने के लिए याद रखा जाएगा, जब सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। वीपी सिंह सिर्फ 11 महीने तक सत्ता में रहे। इसी दौरान 7 अगस्त 1990 को उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने पर मुहर लगाई, जिसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की शुरुआत हुई। 90 का दशक कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए भी याद किया जाता है, जब अचानक कश्मीर घाटी में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। आतंकियों ने कई जाने माने कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दहशत फैलाई, जिसके बाद रातों रात लाखों कश्मीरी पंडितों को घर बार छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा। आज भी इनमें से ज्यादातर को घाटी में लौटने का इंतजार है। 1991 में भारत ने सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी को खो दिया। उनकी एलटीटीई के आतंकियों ने तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हत्या कर दी। आत्मघाती आतंकियों ने इसके लिए गहरी साजिश रची थी। तब देश में चंद्रशेखर की सरकार थी और आम चुनाव हो रहे थे। राजीव गांधी तब तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए ही गए थे। 1991 में भारत ने उदारीकरण की दुनिया में कदम रखा। दुनिया भर के लिए भारत ने अपने बाजार खोल दिए। ये फैसला नरसिम्हा राव सरकार का था और तब वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें उदारीकरण का शिल्पकार माना जाता है। 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस ने सबको चौंका दिया। तब यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी और केंद्र में नरसिम्हा राव की। अयोध्या में कार सेवा चल रही थी। इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और बाबरी ढांचे को ढा दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह की राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया था।
आजाद भारत ने चलना शुरू ही किया था कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। ऐसे वक्त की जरूरत को समझते हुए वाजपेयी सरकार ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प दोहराते हुए पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद अमन का पैगाम लेकर अटल जी लाहौर पहुंच गए, लेकिन फितरत से दगाबाज पाकिस्तान ने कुछ ही महीनों के बाद करगिल में अपनी फौज और आतंकियों को भेजकर शांति की कोशिशों को खत्म कर दिया। हमारे वीर बहादुर जवानों ने करगिल की चोटियों पर विजयी भाव से तिरंगा लहरा दिया, पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया, करगिल समेत तमाम चोटियों को खाली करा लिया गया। 1999 में ही आतंकियों ने भारत को एक और बड़ी चुनौती दी, जब दहशतगर्दों ने इंडियन एयरलाइंस के एक जहाज को अगवा कर लिया। अफगानिस्तान के कंधार में इस जहाज के यात्रियों को तब रिहा किया गया जब इनके बदले कुछ खतरनाक आतंकियों को छोड़ा गया। ये धमाके की वो गूंज है जिसे आज तक दुनिया नहीं भूल पाई है। 11 मई 1998 की ये वो तारीख है जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया और इसका कोड वर्ड था बुद्ध फिर मुस्कुराए। करीब 3:45 पर ट्रिगर दबा और फिर हुआ जबरदस्त विस्फोट। ऐसा ताकतवर विस्फोट कि पोखरण की रेतीली जमीन कांप उठी। रेत के बवंडर ने सब कुछ ओझल कर दिया और मुस्कुरा उठे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device and a thermonuclear device. ये सब इतना गुपचुप हुआ कि पूरी दुनिया के परमाणु संयंत्रों और सैन्य गतिविधियों पर सैटेलाइट से निगरानी करने वाले अमेरिका को भी कुछ पता नहीं चला। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भारत पर नजर रखे हुए थी और उसने पोखरण पर निगरानी रखने के लिए 4 सैटेलाइट लगाए थे। भारत ने CIA और उसके सैटेलाइट को चकमा देते हुए परमाणु परीक्षण कर दिया। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण का रहस्य भी दुनिया के सामने आ गया। दोनों ही देशों में तनाव बढ़ने लगा, सैनिक आमने सामने आ गए। ऐसे गर्म माहौल में अटल बिहारी वाजपेयी शांति का संदेश देने के लिए बस में बैठकर वाघा बॉर्डर पार कर लाहौर पहुंच गए। हालांकि यात्रा के कुछ महीने बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के करगिल में घुसपैठिए के भेष में अपनी सेना भेजकर वाजपेयी की पूरी कोशिशों पर पानी फेर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच नए संघर्ष की शुरुआत हो गई। वो साल जब देश एक बार दोबारा अहम आम चुनाव से गुजरा। साल 2009 में मनमोहन सरकार ने धमाकेदार तरीके से वापसी कर ली, कांग्रेस ने महाविजय दर्ज की। अगले साल 2010 में दुनिया भर के अंदर भारत की कामयाबी का डंका बजा। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी शानदार तरीके से की गई और 2011 में भारत दूसरी बार विश्व विजेता बना। टीम इंडिया ने 1983 के बाद वर्ल्ड कप जीता। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ये इतिहास रचा गया। दमदार और जोरदार तरीके से कांग्रेस सरकार ने सत्ता में वापसी की। मनमोहन सिंह लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 26 मई 2009 को उन्होंने दूसरी बार पीएम के तौर पर शपथ ली।
पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का मौका मिला। Stadium is just erupted with cheering here. I think it's भारत ने इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसने 101 पदक अपने नाम किए। इनमें 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक थे। with over 400 athletes. और ये माही का पल्ला घूमा, इस बार वानखेड़े नहीं, इस बार पूरा भारतवर्ष झूमा। 28 साल के बाद बन गया है भारत एक बार फिर विश्व विजेता। खेलों में हिंदुस्तान का डंका बजने लगा। अगले ही साल 2011 में भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप चैंपियन का खिताब जीता। भारत का ये दूसरा वर्ल्ड कप खिताब था जो पूरे 28 साल बाद मिला था। 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत दूसरी बार इस ट्रॉफी में किया है कब्जा। 1983 पहली बार कपिल्स डेविल्स और अब धोनी के धुरंधर। ऐसी बात आगे चले ना हो जाए। सामाजिक कार्यकर्ता और देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की अलग जगाने वाले अन्ना हजारे ने 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में धुआंधार तरीके से अनशन किया था और 9 अप्रैल को अपने इस अनशन को समाप्त किया। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भारत ने 5 नवंबर 2013 को एक नया अध्याय लिख दिया था। इस दिन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से मंगलयान लॉन्च किया गया। 5 नवंबर को भेजे गए अंतर्ग्रहीय मिशन मंगलयान ने 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचकर इतिहास रच दिया और इसके साथ ही मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और पहले प्रयास में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत। साल 2013 में 16 और 17 जून को आई आपदा ने केदारनाथ घाटी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और यहाँ रहने वाले हजारों लोगों ने तब अपनी जान गंवाई। ये त्रासदी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इसके बाद अगले ही साल बदलाव की लहर पर सवार होकर नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 लोकसभा चुनाव का नतीजा कई मायनों में ऐतिहासिक और देश की राजनीति को बदलने वाला साबित हुआ। 1984 के 30 साल बाद जब कोई राजनीतिक दल अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आ गया था। साल 2016 के सितंबर का महीना था। जम्मू कश्मीर में सीमा से लगे उरी सेक्टर में आतंकियों ने सेना के जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में 19 भारतीय जवान शहीद हो गए। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की ओर से उरी में भारतीय सेना के हेडक्वार्टर पर किए गए इस हमले से पूरा देश गुस्से में था। विपक्ष सरकार पर हावी होने लगा। केंद्र सरकार ने जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को उड़ाने का प्लान तैयार किया। सरकार ने सेना के आला अधिकारियों के साथ मिलकर एक खास प्लान बनाया और उसे अंजाम देने के लिए 28-29 सितंबर की रात का समय चुना गया। ये वो दिन था जब सेना ने सिर्फ 4 घंटे के ऑपरेशन में पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद करने में सफलता हासिल की थी। 2016 में 8 नवंबर का दिन देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक खास दिन के तौर पर दर्ज है। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद 1000 और 500 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। फिर आई 1 जुलाई 2017 की वो तारीख जब जीएसटी लागू किया गया। इसने अप्रत्यक्ष कर की कई मुश्किलों को दूर किया, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। साल 2019 में मोदी सरकार ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। आम चुनाव के नतीजों से साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी का जादू अभी कायम है।
वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता थे। फिर रक्षा क्षेत्र से जुड़ा बड़ा सुधार किया गया। सालों तक सीडीएस नियुक्ति पर मंथन होता रहा, लेकिन साल 2019 में यह ऐतिहासिक कदम भी उठा लिया गया। देश को पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के तौर पर मिल गए। कुछ इसी तरह चुनौतियों से टकराते हुए भारत सरकार ने एक और बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। ये कदम घाटी में बहुत से नेताओं को चुभने वाला था, पर मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया। बाद के दिनों में इसे आतंकी नेटवर्क के खात्मे के नए अध्याय की शुरुआत माना गया। 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, अयोध्या में नए इतिहास का उदय हुआ। 2021 में कोविड टीकाकरण का रिकॉर्ड तोड़ अभियान आगे बढ़ा। भारत दुनिया भर में अगवा देश बना और खुद बनाई अपनी वैक्सीन। 2021 में 100 लाख करोड़ के गति शक्ति मिशन का ऐलान हुआ। इसे बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत माना गया। और इस साल यानी 2022 में जनजातीय समाज से पहली राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। वंचित वर्ग को इससे सबसे बड़ा सम्मान मिला। साल 2019 राजनीतिक नजरिए से ऐतिहासिक साल रहा। ये चुनावी साल था। ऐसे में पहले महीने से लेकर आखिरी तक ऐसी कई राजनीतिक घटनाएं रहीं जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया भर पर असर डाला। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने और राजनीतिक विरोधियों को धराशायी कर दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। साल 2019 वो साल भी बना जब देश कई अहम बदलावों से गुजरा। इस दौरान ही जनरल बिपिन रावत के तौर पर देश को पहले सीडीएस मिले। इससे पहले लंबे समय तक सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल की जरूरत को देखते हुए सीडीएस की मांग होती रही थी, पर इस फैसले पर अमल नहीं हो पाया था। इसी साल को जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खात्मे के नए अध्याय की शुरुआत माना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। इसके खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसा हो गया है। पहले केंद्र सरकार का कोई भी कानून यहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ केंद्र के कानून भी लागू होते हैं। दुनिया भर में कोविड के खतरे का अलार्म 2019 से ही बजना शुरू हो गया था, पर 2020 में इस महामारी ने भारत में भी दस्तक दे दी। जनवरी 2020 में भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में आया था। देखते ही देखते इस संकट ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया और दुखों का बहाव। इसी साल राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन के लिए पहुंचे थे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हुई। 12:44 के शुभ मुहूर्त पर राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी गईं। भूमि पूजन संपन्न होने के बाद पीएम मोदी ने हवन कुंड को प्रणाम किया और माथे पर उसकी मिट्टी लगाई। द्रौपदी मुर्मू आधिकारिक रूप से देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गईं। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा ने काफी कम मत हासिल किया। द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।